आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में चुनाव में डालने के अवसर आए थे। उनके उद्बोधन के संबंध में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, संचार विभाग की कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में प्रभारी मीडिया की आदरणीय राजचर खेड़ा जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, भाई घनश्याम तिवारी जी, भाई विकास तिवारी जी, भाई ऋषभ चंद्राकर जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय राजचर खेड़ा जी जो बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं एआईसीसी की, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद सुशील जी। बहुत समय बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, सब अच्छा चल रहा है। आज मोदी जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आए। हमने उम्मीद करी थी कि वो बस्तर वासियों के लिए कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कांकेर वासियों के लिए बोलेंगे, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बोलेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने मोदी जी को कुछ चुनौतियां दी थी। उनके आने के कुछ घंटों पहले कुछ चुनौतियां आप लोगों तक वो पहुंची होंगी। सबसे पहली चुनौती ये थी, अगर आपको बस्तर वासियों का सच में आप हितैषी हैं, उनकी सच में आपको फिक्र है, तो आप सबसे पहला काम इस पवन धारा पे आते ही कहेंगे कि नगर नार प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर मिलेंगी तो वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगी। दूसरी चुनौती उन्होंने जो दी, वो कहा कि जो न्याय जो हमारे यहाँ पे राज्यपाल के पास बिल पड़ा हुआ है, जो हमारी सरकार लेकर आई थी कि 32% आरक्षण आदिवासियों को दिया जाएगा, उसको पास करने के आप निर्देश देंगे। राज्यपाल दो आ गए, वो बिल वही है, राज्यपाल बदलते गए, बिल वही का वही स्थायी है और मोदी जी की चुप्पी और मौन भी वही के वही स्थायी है। उम्मीद करी थी शायद वो कुछ बोल के जाएंगे। और तीसरी बात, हसदेव, सरगुजा में जो हसदेव के बार बार लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी तक लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। आज मोदी जी का मैं भाषण सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ वासी मेरा परिवार है, सब मेरा परिवार है। परिवार का घर उजड़ रहा है और किसके लिए? एक मित्र जिसको वहां पे माइनिंग करनी है, डानी साहब के लिए लाखों पेड़ काट दिए, जो मतलब हरा ऊपर से दिखता था, जब वहां के ऊपर से प्लेन जाता था, हेलीकॉप्टर जाता था, दिखता था। वहां पे हम खुद होके आए राहुल जी की यात्रा में, वो सारा साफ कर दिया फॉरेस्ट। लेकिन अडानी साहब के लिए करना है तो मोदी जी वहां भी चुप्पी रहे। तो जो उम्मीद थी वही हुआ, क्योंकि मोदी जी म से मौन हमेशा बनाए रखते हैं और वही हुआ। अभी भी मौन चुप्पी रही उनकी, कुछ नहीं कहा। आए, बोले, बहुत सारी चीजें बोले, बड़े बड़े जुमले दिए, बड़े बड़े नारे दिए, लेकिन बस्तर वासियों से रिलेटेड एक शब्द नहीं बोला। बस्तर वासियों की आम समस्या, आदिवासियों की आम समस्या को लेकर एक शब्द नहीं कहा। इससे ये जाहिर हो गया कि ना वो आदिवासियों की हितैषी है, ना वो गरीबों की हितैषी है, ना छत्तीसगढ़ियों की हितैषी है। वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति हितैषी प्रधानमंत्री है और ये बार बार जाहिर होता है। अच्छा, एक बात और उन्होंने बार बार कही कि हमने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, हमने प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। बहुत अच्छी बातें दिया, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी हमारी महामहिम का सम्मान बिल्कुल नहीं करते और ये हमने लगातार देखा है। चाहे हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो, किस तरीके से महामहिम को उनके घर पे बिठाया गया, न्योता नहीं दिया गया, जबकि उनका पहला हक बनता था कि नए संसद भवन का उद्घाटन उनके हाथों से किया जाए। या अभी हाल ही में आप सबने देखा था, कुछ दिन पहले अडवाणी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। अब वो भारत रत्न जब हमारी मां महिम उनको दे रही थी खड़े होके, तो मोदी जी ऐसे सीट पे बैठ के ठहाके लगा रहे थे। ना ये प्रोटोकॉल में आता है कि जब देश की मां महिम खड़ी हुई है तो कोई भी, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ये प्रोटोकॉल कहता है कि उन्हें खड़ा होना पड़ता है। और प्रोटोकॉल छोड़िए, हमारे देश के संस्कार भी ऐसे हैं कि अगर एक महिला खड़ी हुई है तो आप बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो सबसे बड़े हैं, उनको कहाँ किसी के सम्मान से फर्क पड़ता है। उनको बस अपना सम्मान और अडानी जी के सम्मान से लेना देना है। बाकी अडवाणी जी हो, मां महिम हो, उनसे क्या लेना देना। तो बातें लंबी लंबी करा लो कि हमने आदिवासियों को
इतना आगे बढ़ाने का काम किया, देश की पहली मां मुहिम बनाई, लेकिन मां मुहिम का अपमान लगातार मोदी जी करते आ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं गरीब घर से आता हूं, समझता हूं कि गरीबों को क्या क्या समस्याएं होती है, महंगाई से लेकर हर चीज। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो हम आपको रिलीज भी कर देंगे। 2013 में जब मोदी जी आए थे तो आने से पहले क्या दाम थे और अब 2024 में क्या दाम है। तो आटा मोदी जी की सरकार बनने से पहले 10 किलो 210 रुपए में मिलता था, आज वो 410 रुपए में है, सीधा दुगना। फुल क्रीम दूध 30 रुपए मिलता था, अब वो 66 रुपीज है। देसी घी 300 रुपए मिलता था, अब 675 है। सरसों का तेल 52 रुपीज होता था, अब 150 रुपए है। अरहर दाल 80 रुपए थी, अब 210 रुपए है। अरहर दाल भी देखिए। रसोई गैस 410 होती थी, 875 है। और बाकी जगहों में तो देश में जी दिल्ली विल्ली आई है, 1000 रुपए पार कर चुकी है। पेट्रोल 66 रुपीज, 97, कहीं 110, कहीं 105, मतलब आग लग चुकी है। वही पेट्रोल डीजल जिसका कहा था कि 40 रुपए से कम ला देंगे हम, और रामदेव बाबा उनके साथी भी बड़ी बड़ी हुंकार भरते थे इस पे। डीजल 52 से 90 रुपीज हो गया है। महंगाई की बार बार मोदी जी 10 साल से करते आ रहे और कहते जी मैं खुद गरीब परिवार से आता हूं, मैं समझता हूं कि आटा चावल ना हो, राशन ना हो तो कैसे होगा। ये समझ है कि प्राइस दोगुनी कर दो, उद्योगपतियों के जेब में पैसा भरते जाओ, किसानों को सड़कों पे ला दो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे कर दो, जबकि बैरल आज उनको इतना सस्ता मिल रहा है जो हमारी सरकारों को नहीं मिला जाता था। तो बार बार ये बातें करी जाती हैं। फिर उन्होंने एक और जुमला दिया फ्री वैक्सीन का, बड़ी बड़ी बातें करी। जब कोविड की महामारी आई तो मैंने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। अब इसका भी मैं सिलसिलेवार आपके सामने पर्दाफाश कर दूं। 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया जिससे कहा गया कि 18 to 44 इयर्स के जितने भी लोग होंगे उनको कोविड वैक्सीन लगने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होगी। इसका मतलब कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से वो वैक्सीन खरीदेगी और फिर दिया जाएगा। लेकिन पैसा तो लग रहा है, फ्री वैक्सीन तो किसी को नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकार पैसा देगी तो वो जो बजट हजारों करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ हर राज्य सरकार को देना पड़ा, वो आपके लिए जो पैसा लगना था वही जा रहा था। जब ये हुआ तो 12 मई 2021 को 12 ऑपोजिशन लीडर्स ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को मिलके और कहा कि आपको यूनिवर्सल फ्री वैक्सीन देना चाहिए और केंद्र सरकार को राज्य सरकार से इसका बोझ नहीं डालना चाहिए और सबको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले। फिर 31 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी करती है और इसको अपने संज्ञान में लाती है और कहती है कि जो ये नीति है राज्य को सारा जिम्मेदारी देने की केंद्र सरकार ने जो ली है वो आर्बिट्रेरी और इरैशनल है। फिर रिपीट करती हूँ, आर्बिट्रेरी और इरैशनल है। और 13 जून 2021 तक मोदी जी को अपनी सरकार को ये नोटिस को वापस रिव्यू करना चाहिए और फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। तब जाके 7 जून 2021 के बाद केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन देने की शुरुआत करी और राज्य सरकार के ऊपर इसका बोझ नहीं डाला। तो मंशा तो जी थी नहीं फ्री वैक्सीन देने की, ना नीति थी ना नियत थी। पैसा राज्य सरकारों का ले रहे थे ताकि राज्यों के उसके बाद आगे जाके राज्य आगे ना बढ़ सके और केंद्र सरकार को सारा फ्री में हो जाए। तो मंशा नहीं थी, नीति नहीं थी, सिर्फ जब प्रेशर डला, फटकार पड़ी तो मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन दिया। पर खैर, जो शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग सकते हैं वो फ्री वैक्सीन देने का झूठ तो बोल ही सकते हैं, और उम्मीद भी क्या करें। फिर उन्होंने एक बात करी भ्रष्टाचार को लेकर कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार से मैं लड़ रहा हूं, इसलिए कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को तकलीफ है। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे एक बहुत ऐड चलते होता था, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो अब एक नया गाना आया है, मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, भ्रष्टाचार से सफाई मोदी से आए, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलते ही भ्रष्टाचार मिट जाए, मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी। और देखिए ना, बात करते हैं कि गरीबों का पैसा लूट लिया। गरीबों का पैसा लूटने वाले अजीत पवार हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार कर गए, अब मोदी जी के यहाँ जाके सब सफाई हो गई। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके ऊपर 30 पेज से अधिक की किताब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जारी करी थी और कहा था ये विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी है,
वो आज उनका मुख्यमंत्री है। प्रफुल्ल पटेल, सारे केस जी बंद हो गए बीजेपी में जाते ही। जिंदल साहब, जिनके ऊपर रोज सुबह शाम कोयले का घोटाला लगाते थे, अब कुरुक्षेत्र से उनके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो, भ्रष्टाचार, गरीबों का पैसा झपटने वाले लोगों को आते ही सारा पैसा मोदी जी के पास आना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। एक चीज और उन्होंने आज कही, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन भगवान को उसमें मत लाइए। लेकिन मोदी जी हैं, कहाँ रामलल्ला को छोड़ेंगे। रामलल्ला के नाम पे झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना तो उनकी आदत है। आज उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से आए प्राण प्रतिष्ठा में, कि पहले तो हमने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता स्वीकार नहीं किया। मैं मोदी जी को बता दूं इस मंच से कि कोई भी मंदिर जाने के लिए कोई भी इंसान न्योता नहीं दे सकता। भगवान जी के दर्शन करने के लिए किसी आदमी की इतनी ना आज हैसियत है कि वो न्योता दे सके। वो भगवान है, उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी को भी न्योते की जरूरत नहीं होती है मंदिर में जाने के लिए। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि हमने 6 साल के लिए जो इंसान वहां आए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उनको निकालने का काम किया। हमने किसी को भी प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए पार्टी से नहीं निकाला। जिनको निकाला गया, जिन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, वो लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे नेता हो, चाहे पार्टी की पॉलिसीज हो, उनको ओपन फोरम पे चैलेंज करते थे और लगातार डिसिप्लिन को तोड़ के जो रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं किसी पार्टी के, उनके खिलाफ जाके काम कर रहे थे। इसीलिए उनको निकाला गया और उनको कई नोटिस पहले भी दिए गए थे और हमने कोई मना नहीं किया था। प्राण प्रतिष्ठा वहां पे अभी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा हमारे शंकराचार्य ने कहा था कि जब तक गुंबद नहीं बनता है तब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आप खुद बताइए, क्या जब तक आपके घर की छत नहीं बन जाएगी, पूरा घर नहीं बन जाएगा, क्या आप वहां शिफ्ट कर जाएंगे? क्या वहां पे आप फंक्शन कर लेंगे? तो मैं अभी खुद 1 हफ्ते पहले रामलल्ला के दर्शन करके आई हूँ, अभी भी गुंबद बना नहीं है, अभी भी रामलल्ला ऐसे खुले में रह रहे हैं। क्या आप ऐसे रह सकते हैं कि घर में आधा दीवार नहीं बनी है, छत नहीं बनी और आप जाके रह लेंगे? तो आपने रामलल्ला को वहां जाके स्थापित कर दिया। तो ये झूठ बोलना मोदी जी को बंद करना चाहिए। बनाते पूरा मंदिर, खैर बना दिया, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो हमें तय नहीं करेंगे, ना न्योता दे सकते। किसी भी इंसान के पास, मैं फिर बोलती हूँ, इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान के यहाँ जाने का न्योता किसी को दे। तीसरी बात, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आखिर में कि कांग्रेस सरकार सिर्फ 8 से 10 वन उपज ले रही थी और अब 100 वन उपज लिए जा रहे हैं। शायद मोदी जी की टीम जो उनका भाषण लिखती है या यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो उनको बताना भूल गए कि जब 15 साल रमन सिंह का यहाँ शासन था तो केवल 7 वन उपज यहाँ से लिए जाते थे और जब कांग्रेस की सरकार आई तो 72 वन उपज कांग्रेस की सरकार ने एमएसपी के अंडर लेने का काम किया। तो ये मोदी जी ने नहीं किया था, उनके समय में सिर्फ 7 से 8 वन उपज लिए जाते थे और हमारी सरकार ने 5 साल में उन्हें 72 पे ले जाने का काम किया। तो फिर मोदी जी का जो नारा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, वही करने का काम उन्होंने लगातार बस्तर में किया। जैसे हमने उम्मीद करी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको चैलेंज किया था, उम्मीद कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि म से मोदी जी अपनी म से मौन तोड़ेंगे, बस्तर वासियों के हित के बारे में बात करेंगे, लेकिन बस्तर से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं करी। जो बात करी वो केवल और केवल झूठ परोसने का काम किया। लेकिन बस्तर वासी ये जानते हैं कि कौन उनसे सिर्फ 8 वन उपज ले रहा था और आज कौन पिछले 5 साल में कौन 72 वन उपज ले रहा था। आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो मांझा लपेटने के लिए जो चरखी होती है ना, आज बस्तर में, कांकेर में वो सारे चरखे कम पड़ गए क्योंकि इतना लपेटना पड़ा जुमलों को, इतना लपेटना पड़ा कि चरखे कम पड़ गए, लेकिन वो जुमले कम नहीं हुए। और लगातार मोदी जी की एक नीति, नियत और एक चीज तो बिल्कुल साफ है, उनका जो चलता आ रहा है पिछले 10 साल से, जुमले देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया पिछले 3 महीनों में किस तरीके से क्या क्या तकलीफें आ रही हैं, चाहे क्राइम रेट में बढ़ना हो और खास करके यही एमएसपी की जो बात है, तो वोट उस तरीके से दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जनता अपने हित को देख के वोट देगी और जुमलों को देख के नहीं। और मैं मोदी जी से आपके जरिए दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि राम जी के नाम पे झूठ बोलना बंद करे, आदिवासियों को ठगने का काम करना बंद करे। अगर आपके अंदर आदिवासियों के लिए सम्मान है तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन, हमारे महामहिम का सम्मान करना शुरू करे, हमारे आदिवासियों से झूठ बोलना बंद करे। पहले आप झूठ बोलना बंद कर देंगे तो सम्मान वहीं से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि
छत्तीसगढ़िया भाषा में किस तरीके से कहा जाता है, बोलने का तरीका होता है जो महंत जी ने कहा, और वो बोलने के बाद उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी, तुरंत वीडियो भी जारी कर दिया। तो जिस तरीके की जहां पे एरिया होता है, आप कभी हरियाणा जाएंगे, जिस तरीके की भाषा वहां बोली जाती है, अब उस चीज का वो अलग मतलब निकाल के परोसना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जैसा कहा, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अक्लमंद है, वो सब समझ रही है कि जो तरीका है बोलने का, यहाँ की संस्कृति, जैसे जो लैंग्वेज होती है, हर जगह की बोली अलग होती है, वर्ड्स का मतलब अलग होता है। अब कई जगहों पे अलग अलग मुहावरे होते हैं, उन्होंने लोकल भाषा का इस्तेमाल किया। अब मोदी जी के पास क्योंकि बताने को है नहीं, अब बात करते हैं महंगाई की। 10 साल पहले वादा किया था बहुत हुआ नारी परवार, देखिए लगातार यहाँ पे रेप केसेस आ रहे हैं, लगातार महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम देश में भी बढ़ रहा है। बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की लिस्ट मैंने आपको पढ़ के बता दी। पेट्रोल डीजल के दाम बराबर करने की बात कही थी, डॉलर रुपया बराबर करने की बात कही थी। हाँ लेकिन उसमें से कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी की आदत है कि बार बार जाके किसी तरीके से चीजों को डिविएट करना, क्योंकि असली मुद्दे हम इंतजार कर रहे थे। बस्तर की जनता ताक में बैठी हुई थी कि मोदी जी कहेंगे कि नगर नार प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी आके कहेंगे कि 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलेगा, नहीं बोला गया। हसदेव के ऊपर कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी, पेड़ अब नहीं कटेंगे। तो उनको डिविएट करना था, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को बर्बादी की ओर ले जाने का उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया है, तो इसलिए वो वहां पे लेकर गए। बिल्कुल बोलना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको हर चीज पे बोलना चाहिए था। मैंने जैसा कहा, नक्सलवाद पे बिल्कुल बोलना चाहिए था, उनको नगर नार पे बोलना चाहिए था, उनको आरक्षण पे बोलना चाहिए था, 32% जो आदिवासियों के लिए, उनको हसदेव पे बोलना चाहिए था, बढ़ते क्राइम के ऊपर बोलना चाहिए था, हर चीज पे बोलना चाहिए था। पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सारी दुनिया की बातें कर ली, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की समस्याएं हैं, बस्तर की समस्याएं, उन पे एक शब्द नहीं बोला। हमने देखा है लगातार जिस तरीके से मुठभेड़ हो रहे हैं जब से इनकी सरकार बनी है, जिसमें आम जनता भी घायल हुई है और उनकी मौत हुई है और वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो ये तरीका नहीं है। वो कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, आपको तरीका निकालना पड़ेगा। पिछले 5 साल में जिस तरीके से नक्सलवाद के हमले कम हुए थे और ये घटनाएं कम हो गई थी हमारी सरकार में, उनको सीखना चाहिए कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है। लेकिन वो खत्म करना कहाँ चाहते हैं? 15 साल की उनकी शासन में भी हमने देखा था कैसे कितना 100 टाइम्स ऑलमोस्ट फोल्ड बढ़ा था। मुख्यमंत्री जो रमन सिंह थे, उनके खुद का एरिया जहां से वो चुनाव लड़ते थे, वहां तक नक्सलवाद पहुंच गया था। तो नक्सलवाद से लड़ना उनका ना नीति है ना नियत है, ना खत्म करना उसकी नीति और नियत है। उनको सिर्फ नीति नियत यह है जुमले देना और बात डिबेट करना, और जो बात उनको सूट नहीं करती उसके बारे में चर्चा ही ना करना। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, मुझे याद है हमने कई प्रेस वार्ता करी थी, और महादेव ऐप के ऊपर, जो महादेव ऐप आज भी चल रहा है। हमें तो उम्मीद थी कि मोदी जी, तब भी बघेल जी बार बार कहते थे कि महादेव ऐप को बंद किया जाए, केंद्र सरकार के हाथ में। आज तक वो महादेव ऐप चल रहा है। तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं हमें नहीं पता। चुनाव आते हैं तो उनको भ्रष्टाचार याद आता है, झूठे आरोप लगाने का काम याद आता है। मैंने आपके सामने अभी लिस्ट गिनाई, पूरा गाना भी सुनाया, जिस तरीके से सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के पास जाके भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। और वो सारा जनता की ही गाड़ी कमाई है, वो कहाँ जा रहा है पैसा। और आपने ये भी देखा होगा, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी लिस्ट आई है, जितनी भी कंपनियां हैं, देखिए किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। जो कंपनियों के यहाँ पे ईडी की रेड्स पड़ी, जिनका भ्रष्टाचार सामने आया, जिन्होंने आज तक बीजेपी को चंदा नहीं दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड अब उन्होंने खरीदे जैसे ही उनके यहाँ ईडी सीबीआई गई, जब उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उसके बाद वो सारे केस क्लोज हो गए। जैसे ही आप मोदी जी को चंदा दे दोगे, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, पाप मिटाओ, ये काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से आप देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनको बड़े बड़े काम दिए गए, चाहे वो उत्तराखंड का जो टनल बना, जिसमें 40 दिन तक मजदूर हमारे फंस गए थे, उसको भी चंदा देके इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने के बाद कुछ दिन बाद, तो ये भ्रष्टाचार तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार बाकी लोगों ने किया है अपने पार्टी में शामिल करके, उनसे उस तरीके से पैसा ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बीजेपी में बीफ और भ्रष्टाचार है, और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार की सारी नींव उन्होंने रखी हुई है, सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में चले गए, तभी तो इतने लाखों करोड़ों रुपए उनके पास है। जिस तरीके का वो प्रचार करते हैं और कोई पार्टी नहीं कर पाती, जिस तरीके के वो जुमले और फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे हैं हर तरीके से।
मैं फिर कहूंगी मोदी जी को स्वयं के अंदर झांक के देखना चाहिए। जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो चार आप पे उठती है, और इस समय सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्हीं की तरफ है। सारा भ्रष्टाचार का पैसा उन्हीं के घर में आया हुआ है, चाहे वो अजीत पवार साहब लेकर आए, चाहे वो हेमंतो बिस्व शर्मा लेकर आए, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल लेकर आए, चाहे अब नवीन जिंदल साहब लेकर गए हैं कोयले का पैसा। सारा भ्रष्टाचार का पैसा तो मोदी जी के पास आ गया। तो भ्रष्टाचार का पैसे के बारे में ये भी चर्चा करनी चाहिए थी उन्हें। देखिए, जो इस बार रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए, वो सबके लिए हैरान करने वाले थे, क्योंकि हम नहीं, प्रदेश की जनता भी कहते हैं कि जिस तरीके से हर बाय इलेक्शन कांग्रेस ने जीता था 5 साल के अंदर, तो वो साफ था कि कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, और वो सत्यता में चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सबके लिए काम किया था भूपेश बघेल जी की सरकार ने। लेकिन क्या कमी रह गई, उसके ऊपर हम पूरी समीक्षा कर रहे हैं, और उसके से हम बाहर निकलने के लिए लोकसभा चुनाव में आपको नतीजा दिखेगा। लेकिन ये सच है कि कभी कभी हो जाता है कि हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो गई हो जो जनता को अच्छी नहीं लगी, उसको भी सुधारने का काम किया जाएगा। जनता ने हमें मौका दिया था 5 साल में, शायद हम कुछ चीजों पे खरे नहीं उतर पाए, लेकिन ये सच है। आपने 15 साल का रमन सिंह का शासन देखा था, और उसमें किस तरीके से, जैसे वन उपज की ही आज हमने बात करी, वो किस तरीके से सिर्फ 8 वन उपज खरीदते थे, हमारी सरकार ने 72 वन उपज खरीदने का काम किया। तो हमने आदिवासियों के हित का काम किया, हमने किसानों के हित का काम किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम बढ़ा था 15 साल में रमन सिंह के शासन में, वो हमारे समय बहुत कम हुआ। हर चीज में कमी आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा था जो मैं मानती हूँ, जिसका झूठ बोलने का काम, महादेव ऐप का, एक इतनी बड़ी ईडी ने ट्राइटन होटल से किसी को उठाया, वो आदमी गायब हो गया, ये दिखाया ईडी ने कि उन्होंने भूपेश बघेल जी का नाम लिया, जबकि वो आदमी जब कोर्ट में गया उसने ये साफ तौर से कहा कि मैंने भूपेश बघेल जी का नाम नहीं लिया था। तो झूठ बोल के जनता को गुमराह कर के भारतीय जनता पार्टी ने ठग के छत्तीसगढ़ की जनता को इस बार चुनाव में हमारे को नुकसान पहुंचाने का काम किया, और उसकी असलियत बाद में सामने आई। यही चीज अगर पहले चुनाव के आ जाती तो शायद जनता को वो पता होता। तो ये झूठ और भ्रम फैलाने का काम करके छत्तीसगढ़ के जनता को भ्रमित करके, और उसी तरीके से 10 साल से भ्रमित कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार साल में दूंगा, 20 करोड़ रोजगार का इंतजार आज भी देश कर रहा है। 15-15 लाख रुपए किसी के फोन में आज तक, बताइए, मैसेज आया? आपके फोन में मैसेज आया क्या आज तक 15 लाख रुपए का? कहीं नहीं आया। लेकिन 15 लाख से ज्यादा मोदी जी के दोस्तों के जेब में हर रोज आ रहे हैं। तो ये जो भ्रमित करने का काम करके, जनता को भ्रमित करके वोट ठगने का काम किया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मीडिया के जरिए बहुत ऐसे चैनल थे जिन्होंने गलत, बड़े बड़े देश के चैनल से जिन्होंने गलत न्यूज फैलाने का काम किया, बार बार हर चीज को भ्रष्टाचार पे ले जाने का काम किया जो नहीं था, तो झूठ बोल के सरकार गिराने का काम किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि अब प्रदेश की जनता ने देख लिया पिछले कुछ महीनों में कि जो ये बातें कही गई थी वो सब झूठ थी, सब चीजें सामने आ चुकी है, और लोकसभा में हमें बहुत अलग नतीजे देखने को मिलेंगे। आज मोदी जी बता रहे थे कि मैं 26 करोड़ शायद लोगों को फ्री में राशन देता हूं। अगर आय बढ़ी है तो मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देश की जनता अपना राशन खुद खरीद लेगी। अगर आय बढ़ी है, रोजगार मिला है, तो किसी को भी फ्री में देने की कोई जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहला झूठ ये। और अगर आय बढ़ी, आप बताइए, 100 रुपए का पेट्रोल जहां पे है, 97 का यहाँ पे है, आपको तकलीफ नहीं होती? आपकी आय बढ़ी है? आप स्वयं बताइए कितनी आपकी आय बढ़ी है? जब बिजनेस ही खत्म हो गया, और कोविड काल के बाद तो वैसे ही बहुत फर्क पड़ा है, हर जगह बहुत बिजनेस खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लेकिन एक आदमी है जो फल फूल रहा है, जो यहाँ के हस्तियों के पेड़ पौधे काट रहा है और फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, वो है अदानी साहब। उनकी आय बिल्कुल बढ़ी है, मोदी जी के मित्रों अदानी अंबानी सबकी आय बढ़ रही है, लेकिन आम जनता, आज भी आप देखिए, कुछ दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि IIT के स्टूडेंट्स, उनकी 80% से ज्यादा आज भी उनको नौकरी नहीं मिली है। अभी जो पास आउट हुए 80% से ज्यादा लोगों को पहली नौकरी नहीं मिली है। तो अगर आय बढ़ रही है तो उसके लिए पहले रोजगार मिलना जरूरी है। अगर IIT के स्टूडेंट जो सबसे ब्रिलियंट माने जाते हैं इस देश के, वो 80% स्टूडेंट्स को नौकरी तक नहीं मिल रही है, तो आय कमाना तो दूर की बात है, बढ़ना कमना तो बहुत दूर की बात है। पहले नौकरी तो दे, रोजगार तो दे। हो सकता है मोदी जी के लिए रोजगार सिर्फ पकौड़े तलना, पान की दुकान तक सीमित हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो पता नहीं कहां से किसकी आय दुगनी हो रही है। IIT की आप सोचिए, अगर IIT के पढ़े लिखों को नहीं मिल रहा
तो बाकी जगहों की क्या हालत होगी वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू।